कोविड-19 की रफ्तार हुई तेज। छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल की मौजूदगी में हुई उच्च स्तरीय बैठक। राज्य में लॉकडाउन पर हो सकता है फैसला। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के स्वास्थ्य आग्रह को कमलनाथ ने बताया नौटंकी। कांग्रेस विधायकों ने भी किया बयान का समर्थन। छत्तीसगढ़ के लिए एमपी में बस सर्विस पर लगी रोक। ग्वालियर अपर परिवहन आयुक्त ने सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को आदेश के पालन कराने के दिए निर्देश। और मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बढ़ा कोविड-19 का कहर। राज्य में 4000 से ज्यादा नए कोरोना संक्रमित सामने, 13 लोगों की मौत। नमस्कार, स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। कोरोना संक्रमण की भयावह स्थिति से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में उच्च स्तरीय बैठक की गई। बैठक में समाज प्रमुखों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से राय ली गई। जानकारी के मुताबिक माना जा रहा है कि लॉकडाउन पर फैसला हो सकता है। आपको बता दें, देश भर में कोविड-19 अपनी रफ्तार तेज करते जा रहा है। पांचों संभाग के सामाजिक संगठनों से और प्रशासन से और साथ ही जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं उनसे हम लोगों ने चर्चा की और बहुत अच्छे सुझाव भी आए हैं और सबने सहयोग की आश्वासन भी दिया है कि कोरोना हम सब मिलकर लड़ेंगे तभी परास्त कर सकेंगे। पिछले समय भी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और इस समय भी सभी सामाजिक संगठनों ने बढ़ चढ़ कर सहयोग करने की बात कही है और ये अवसर है कि जब हम सब। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार दोपहर 12:30 बजे से अगले 24 घंटे के लिए स्वास्थ्य आग्रह पर बैठे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने इसे नौटंकी करार दिया, तो वहीं इसके उलट कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने न केवल सीएम के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे बल्कि मुख्यमंत्री के इस अभियान का समर्थन किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल में स्थित गांधी प्रतिमा से अपने स्वास्थ्य आग्रह की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का यह स्वास्थ्य आग्रह कोरोना से लोगों को जागरूक करने के लिए है। मुख्यमंत्री पूरे 24 घंटे तक खुले आसमान के नीचे सीएम दफ्तर चलाएंगे और सरकारी कामकाज के साथ साथ कोरोना रोकथाम पर लोगों से चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री के इस अभियान के आयोजन स्थल पर बीजेपी के कई नेता पहुंचे, तो वहीं कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने भी यहां पहुंचकर सबको चौंका दिया। वहीं बीजेपी नेता राहुल कोठारी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस के पेट में दर्द होता रहता है। कांग्रेस घर से बाहर नहीं निकल रही, ना ही कहीं कोरोना को लेकर कैंप लगा रही है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। का मामला आएगा तो हमारी सरकार संवेदनशीलता बरतती है। हम लोगों ने प्रथम दृष्टया इस मामले में दोषी पाते हुए निलंबित की कार्यवाही करी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को जिसको पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है उसको कम से कम विषय की गहराई में जाना आना चाहिए। आपने बिना गहराई में जाए हुए कोई भी आरोप पुलिस पर लगा दिए, लेकिन ये बात जानना भूल गए कि वो व्यक्ति किस तरह का अपराधी था। उसके ऊपर 2019, 2020 में और अभी भी लगातार स्मैक लेने के जो चार्ज बने हुए थे और जिस तरीके से मास्क नहीं लगाने को लेकर वो अड़ा हुआ था, इसलिए कहीं ना कहीं उसको हट करके प्रयास किया जा रहा था। किसी तरह का कोई मारपीट का दृश्य नहीं है। कुल मिलाकर उसको कंट्रोल करने का दृश्य सामने आया है और इस पूरे मामले में कांग्रेस राजनीति ना करे। मध्य प्रदेश में 24,000 से ज्यादा बेडों की व्यवस्था की गई है। जितने मरीज आ रहे हैं उससे ज्यादा बेड हमारे पास है। निश्चित रूप से कुछ जिलों में समस्या आती है, लेकिन पहले उनको इस बात का जवाब देना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता कहां पर अपने मुंह छुपाकर कौन से बिल के अंदर बैठे हैं कि जनता की सेवा करने इस समय भी बाहर नहीं आ रहे हैं। कहीं पर ना वो कैंप लगाते दिखाई दे रहे हैं, ना वैक्सीनेशन के लिए ले जाते दिखाई दे रहे हैं। इसका साफ मतलब है कि कहीं ना कहीं इस महामारी को फैलाने का। वहीं छत्तीसगढ़ के बीजापुर से माओवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए त्रिपुरा के वीर सपूत सीआरपीएफ जवान का पार्थिव शरीर मंगलवार को अगरतला पहुंचा। एमबीबी हवाई अड्डे पर सांसद प्रतिमा भौमिक, विधायक डॉक्टर दिलीप दास, सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी और पुलिस अधिकारियों ने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की।
सीआरपीएफ के आईजी ने जवान शंभू रॉय की शहादत पर संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि शंभू रॉय 210वीं कोबरा बटालियन में सेवारत थे। बीते रविवार को सीआरपीएफ ने छत्तीसगढ़ के सुकमा इलाके में नक्सलियों के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाया था, जिसमें जवान शंभू शहीद हो गए। उसी दिन नक्सली हमले में 22 और सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी थी। मैं उनकी आत्मा की शांति की कामना करता हूं। तो वहीं शहीद को श्रद्धांजलि देने के बाद सांसद प्रतिमा भौमिक ने कहा कि मैं उन्हें नमन करती हूं और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूं। हमें शंभू रॉय की वीरता पर गर्व है और पूरे देश को उन पर गर्व है। उन्होंने कहा, सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई और तेज होगी। आपको बता दें, वीर सपूत शंभू रॉय का शव हवाई अड्डे से अंत्येष्टि क्रिया के लिए उत्तरी त्रिपुरा के भाग्यनगर स्थित उनके घर ले जाया जाएगा, जहां उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। तो वहीं वीर जवान का शव त्रिपुरा पहुंचते ही पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। वो समय समय पर ऑपरेशंस करती रहती हैं। इस ऑपरेशन के लिए भी फोर्सेस निकले थे। जॉइंट ऑपरेशन था स्टेट पुलिस और सीआरपीएफ का। और बीजापुर सुकमा ये एरिया है बस्तर का। इसके जंगलों में खबर के मुताबिक ऑपरेशन के लिए लॉन्च हुए थे और उसमें ये नक्सलियों के साथ जो मुठभेड़ हुई, इसमें हमारे शंभू जी शहीद हुए हैं। कांस्टेबल शंभू 210 कोबरा में तैनात थे। 2015 से ये सीआरपी ज्वाइन किए थे और 2018 से हम लोगों के साथ कोबरा में ये काम कर रहे थे। इसी ऑपरेशन में ये भी शहीद हुए हैं। हम इनको नमन करते हैं और भगवान से इनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में खबरें अभी और भी है। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। 5,64,000 किसानां ਨੂੰ 4,624 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ पंजाब सरकार। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले इस वक्त की बड़ी खबर से तमाम दर्शकों को रूबरू करवा दे। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार का बड़ा फैसला यहां पर नजर आया। कोविड-19 के चलते एक अहम फैसला लिया गया है। तमाम दर्शकों को यहां पर जानकारी दे दें। रायपुर में 9 अप्रैल से संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 9 अप्रैल की शाम 6 बजे से 19 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन लगा दिया गया है। सरकार ने यह फैसला एक दिन में
2821 मामले सामने आने के बाद दिया है। पिछले 24 घंटे में रायपुर में 26 लोगों की जान संक्रमण से गई। राजधानी में पहली मौत 29 मई को हुई थी। इस हिसाब से 312 दिनों में रोजाना औसतन 3.20 मरीजों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब तक के सबसे भयावह दौर में पहुंच चुकी है। राज्य में अप्रैल के पहले 6 दिनों में 37,000 मरीज मिल चुके हैं। औसतन 6,000 से ज्यादा नए पॉजिटिव केस जो हैं वो रोजाना मिल रहे हैं और इसी बाबत अब एक बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बाबत बड़ा फैसला लिया और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए छत्तीसगढ़ से इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता एसडी राज फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसडी राज, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 9 अप्रैल की शाम 6 बजे से 19 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन लगा दिया गया है। क्या कुछ तमाम जानकारी इस बाबत? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि आज सवेरे अचानक से छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल जी ने अचानक से बैठक बुलाया। बैठक बुलाते साथ ही एक कठिन निर्णय लिया इन्होंने। सभी बैठक में ये कहा कि सीधा लॉकडाउन का आदेश पारित किया। आदेश पारित करने के बाद इस बार जो लॉकडाउन होगा इस बार बहुत कड़ाई से होगा, जिसमें इसमें ये भी कहा जा रहा है आला अधिकारियों के कारण कि जो पेट्रोल पंप में पेट्रोल भी दिया जाता था वो भी सिर्फ जिसको जरूरतमंद रहेंगे उन्हीं को दिया जाएगा और मेडिकल व्यवस्था चालू रहेगा और बस एक 2-3 चीजों का ही चालू रखा जाएगा और बाकी चीजों की कोई व्यवस्था नहीं रह जाएगी। और जो भी लॉकडाउन में अगर नियम तोड़ते हैं तो उनको सीधा फाइन के तौर पे 10,000 रुपए का फाइन किया जाएगा। आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, पहले जिस तरह से सरकार लॉकडाउन के मूड में नजर नहीं आ रही थी, लेकिन लोग जिस तरह से खुलेआम मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते नजर आए, क्या इसीलिए सरकार को लॉकडाउन के लिए कहीं ना कहीं मजबूर होना पड़ा? मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहली रणनीति ये थी कि पहले कारण ये था कि जो शासन जो नियम कानून और जिस तरह का वैक्सीन को लगवा रहे थे तो वैक्सीन हर कोई लगवाना भी नहीं चाह रहा था और तो इसका कोई भय हट गया था पूरी तरह से कि कोरोना है, वैक्सीन आ गई है। इस तरह से भय इन सब पूरे लोगों से हट गया हुआ था और मास्क का भी पालन नहीं कर रहे थे और सैनिटाइजर का भी उपयोग नहीं किया जा रहा था। इसको देखते हुए आए दिन और बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं लोगों की बेहद लापरवाही और मनमानी के कारण सरकार और प्रशासन को ऐसा अहम फैसला जो है वो लेना पड़ा है। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। जनता ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ, ਗੁਣਵੱਤਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਈ-ਆਫਿਸ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 65 ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਤੇ 55 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 40,000 ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 4.5 ਲੱਖ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਈਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਯਤਨ ਅਤੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਫਿਸ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। दरअसल ई ऑफिस सिस्टम लागू करने का मंतव प्रशासन ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ई ऑफिस सिस्टम ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਲੱਭਣ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਫਾਈਲ ਦੇ ਗੁੰਮ ਜਾਣ ਜਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਕੰਮ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਲੱਭਣ ਦਾ ਕੋਈ ਝੰਜਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ई ऑफिस सिस्टम ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਲੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੇਪਰਲੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪੇਪਰਲੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੇ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ई ऑफिस ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇਗੀ।